अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनानी कनेक्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनानी के सेकंड ईयर के सब्जेक्ट मुफरदात के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुफरदात एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे याद करने में बहुत ही ज़्यादा दुश्वारी आती है। तो उसके लिए मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो हैं वो आप लोगों के लिए तैयार की हैं। आई होप कि आप लोगों को उससे याद करने में आसानी हो। उससे पहले मैं आप लोगों को मुफरदात का एक मुख्तसर सा तारुफ, उसकी तारीफ और उसकी अहमियत बताना चाहूँ। मुफरदात का तारुफ यानी मुफरदात का इंट्रोडक्शन। लफ्ज़ मुफरदात मुफरद की जमा है। मुफरद के माने होते हैं अकेला, तन्हा या फिर सिंगल। मुफरदात लफ्ज़ जो है एक टर्म यानी कि एक इस्तिलाह है जो कि तिब्बे यूनानी में सिंगल ड्रग्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वैसे तो लफ्ज़ मुफरदात के माने हैं अकेला, तन्हा या फिर सिंगल, लेकिन हमारे तिब्बे यूनानी में इस लफ्ज़ को सिंगल ड्रग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूनानी कॉलेजेस में तिब्बे यूनानी को सीखने के लिए मुख्तलिफ शोबा-ए-जात यानी कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स कायम किए गए और उन्हीं डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट इल्मुल अदविया के अंदर भी है जिसके अंदर मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि मुफरदात, कुल्लियात अदविया, सैदला और मुरक्कबात। तो इस हिसाब से मुफरदात जो है वो इल्मुल अदविया की एक शाख या उसकी एक ब्रांच हुई। तो अब हम बात करते हैं मुफरदात की तारीफ के बारे में। तो मुफरदात जो है इल्मुल अदविया की वो शाख या वो ब्रांच है जिसमें हम मुफरद अदविया की तमाम खुसूसियात यानी कि उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ पर बहस करते हैं। ठीक है, मैं आगे आपको सारी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, जैसे कि हम उसके अंदर मुफरदात के मुतरादिफ नाम यानी कि उसके सिनोनिम्स के बारे में जानते हैं, उसके टेम्परामेंट यानी कि उसके मिजाज के बारे में, और उसके अफ़आल व ख़वास या उसके इस्तेमाल के बारे में जानते हैं, उसकी माहियत के बारे में जानते हैं। तो हमने बात कर ली मुफरदात का तारुफ और उसकी तारीफ। अब हम जानते हैं मुफरदात की क्या अहमियत है। ये अहमियत जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारे अंदर उस सब्जेक्ट को पढ़ने का इंटरेस्ट डेवलप हो। तो इसकी सबसे पहली इम्पोर्टेंस ये है कि जो थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सैदला और मुरक्कबात, ये दोनों इस पर डिपेंडेंट हैं। मुरक्कबात के अंदर हम पढ़ते हैं कि मुफरदात के ज़रिए हम कैसे एक कंपाउंड ड्रग बनाएं। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं मुरक्कबात और सैदला वो मुफरदात पर डिपेंडेंट हैं। क्यों डिपेंडेंट है? मुरक्कबात जो हैं वो मुफरद दवाओं से ही मुरक्कब तैयार किया जाता है, और अगर हमें मुफरद ही नहीं पता होगा तो हम मुरक्कब कैसे बनाएंगे। और सैदला के अंदर हम मुरक्कबात को कैसे तैयार करें इस बारे में पढ़ते हैं। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट्स में हम मुफरदात पर डिपेंडेंट हैं। इसलिए जिसकी पकड़ मुफरदात पर अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है उसकी पकड़ मुरक्कबात और सैदला पर भी अच्छी होगी। इसकी दूसरी इम्पॉर्टेंस ये है कि उसूल इलाज यानी कि रूल्स ऑफ ट्रीटमेंट के एतबार से भी मुफरदात का जो दर्जा और उसका मुकाम है वो मुरक्कबात से बेहतर है। और बहुत सी किताबों में ऐसा लिखा गया है कि एक तबीब या एक मुआलिज से जितना हो सके उतना उसे मुफरद दवाओं से इलाज करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि हुसूल अदविया के एतबार से भी मुफरदात को तरजीह है। तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी किताबें हैं जिनसे हम मुफरदात पढ़ते हैं। तो मुफरदात पढ़ने के लिए बेहतर तो ये है कि हम उनकी माखज़ी किताबों से ही उनका इल्म हासिल करें, जैसे कि किताबुल खशाइश दस्तगीर की और अल कानून फिल तिब इब्ने सीना की और अल हावी उल कबीर ज़करिया राज़ी की। इसके अलावा अगर किसी के पास वक्त कम हो तो वो उर्दू की इन किताबों से फ़ायदा ले सकता है। BUMS सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को ये बुक्स पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहली बुक जो है वो है हकीम कबीरुद्दीन साहब की मखज़नुल मुफरदात। ये जो किताब है ये PG पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी पॉइंट को लेकर किसी में इख्तिलाफ होता है तो इसी बुक को बेस कंसिडर किया जाता है PG पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके अलावा जो किताबें
अच्छी समझी जाती हैं वो हैं तनक़ीहुल मुफ़रदात मोहम्मद इमरान उस्मानी साहब की, यूनानी अदविया मुफ़रदा सैयद सफ़ीउद्दीन साहब की, किताबुल मुफ़रदात हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब की और इफ्तिखारुल मुफ़रदात हकीम शकीब अहमद साहब की। तो ये जो हकीम शकीब अहमद साहब की जो किताब है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इसमें ऑथर ने हर दवा को पिक्चर से वाज़े किया है और मुफ़रदात के जो जो पॉइंट्स की ज़रूरत होती है उन सबको मेंशन किया है। तो जब हम मुफ़रदात को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें उसके अंदर 16 पॉइंट्स जो हैं वो याद करने होते हैं। पहला तो है उसका ओरिजिन यानी कि उसका माखिज़, दूसरा है उसके मुतरादिफ यानी कि उसके सिनोनिम्स क्या हैं, तीसरा है उसके फिजिकल अपीयरेंस यानी कि उसकी माहियत यानी कि फिजिकल अपीयरेंस कि वो कैसा दिखता है, लंबा है, चौड़ा है, पत्ते हैं, क्या हैं, ये सब इसको उसकी फिजिकल अपीयरेंस के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है। अब चौथा जो पॉइंट है वो है उसका कौन सा हिस्सा जो है वो इस्तेमाल में आता है, यानी कि उसकी जड़ इस्तेमाल में आती है या उसका पौधा पूरा मुसल्लम पौधा इस्तेमाल में आता है या उसकी बेल इस्तेमाल में आती है या उसकी पत्ती या उसकी शाख, क्या चीज़ इस्तेमाल में आती है, तो वो याद करना होता है, उसे हम कहते हैं हिस्सा मुस्तामिला। पांचवा पॉइंट है कि हमें उसकी मुद्दत हयात, हर जो मेडिसिन होती है उसकी एक मुद्दत हयात होती है यानी कि वो कितने टाइम के लिए अच्छा रहेगा। और छठा पॉइंट है उसकी मकाम पैदाइश, मकाम पैदाइश यानी वो कहाँ पर पैदा हुआ है, कौन सी कंट्री में वो ज़्यादा पाया जाता है। सातवां पॉइंट है कि उसका मिजाज यानी कि उसका टेम्परामेंट कैसा है। ये सारे पॉइंट्स अभी मैं और अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ, इन सबको एक एक करके बताऊंगी। फिर उसके बाद नफ़ाए ख़ास, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन सब के अंदर क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही मैं आगे जाकर सारी दवाओं को डिवाइड करने वाली हूँ। नवा है अफ़आल व इस्तेमाल के हिसाब से, यानी कि हम उनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और हम उन्हें कैसे इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है। 10वां है मिक़दार खुराक कि अगर हमको कोई दवा यूज़ करनी है तो उसकी क्या मिक़दार होनी चाहिए। 11वां है कीमिया तरीक़ा इस्तेमाल कि उसको कैसे, उसका या तो हम सफ़ूफ यानी कि उसका पाउडर बना के इस्तेमाल करेंगे, उसका जो शानदा यानी कि उसके अंदर उसको पानी के अंदर अच्छी तरह भिगोकर और फिर उसे जोश देकर हम उसे इस्तेमाल करते हैं, या फिर किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं उसे तरीक़ा इस्तेमाल कहते हैं। फिर 12वां पॉइंट है उसके कीमियावी अज्जा यानी कि उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है। ठीक है, कि उसके अंदर कौन से, जैसे कि प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, फैट्स, या फिर उसके स्पेसिफिक कौन से जो हैं किसी भी दवा के अंदर कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उसे उसके कीमियावी अज्जा के अंदर पढ़ते हैं हम। ठीक है। 13वां पॉइंट है मुज़िर, मुज़िर यानी वो किस चीज़ के लिए, जैसे हम कोई दवा ले रहे हैं और मान लीजिए वो जिगर के लिए मुज़िर है तो हमें उस दवा को नहीं लेना है, यानी वो उसके लिए मुज़िर है। ठीक है। 14 पॉइंट है मुस्लह यानी कि उसका एंटीडोट, मान लीजिए वो उसके लिए मुज़िर है तो अब हम उसे किसके साथ इस्तेमाल करेंगे, उसके मुस्लह के साथ इस्तेमाल करेंगे। 15वां पॉइंट है बदल, बदल का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास वो दवा मौजूद नहीं है तो हम उसके बदले में कौन सी दवा इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हम बदल के अंदर पढ़ते हैं। और एट लास्ट नॉट द लीस्ट जो है वो है मशहूर मुरक्कबात। ठीक है, ये हमारे 16 पॉइंट्स हैं जिन्हें हम तिब्बे यूनानी के अंदर पढ़ते हैं। तो अभी हमने बात कर ली कि
मुफरदात के अंदर वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। लेकिन अब मसला जो आता है बड़ा, वो ये आता है कि आसानी से याद नहीं होते। एक दवा नहीं है, क्योंकि एक दवा के 16 पॉइंट्स हैं और टोटल कितनी दवा है, अराउंड 256 जो है हमारी दवा है। तो देखते हैं हम उन्हें कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हें डिवाइड कर लेते हैं 3 पार्ट्स में, जैसे कि नबाती दवा, ठीक है, हैवानी दवा और मादनी दवा। ये हमने इनको इनके ओरिजिन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। नबाती का मतलब होता है प्लांट ओरिजिन ड्रग, हैवानी का मतलब होता है एनिमल ओरिजिन ड्रग और मादनी का मतलब होता है मिनरल ओरिजिन ड्रग, ठीक है। तो नबाती के अंदर लगभग आप मान लीजिए, वैसे तो 195 हैं दवाएं, तो हम 195 ही लिख लेते हैं। 195 दवाएं नबाती के अंदर हैं, ठीक है। उसके बाद है 20 हैवानी के अंदर और 25 है मादनी के अंदर। तो ये हमने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब आपके लिए मादनी और हैवानी को याद करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अब हमने इनको डिवाइड कर लिया है, ठीक है। बची सबसे अहम और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली नबाती दवाएं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नबाती दवाएं 195 हैं और हर एक दवा का जो है 195 के अंदर हर एक दवा के 16 पॉइंट्स है, तो उनको कैसे याद किया जाए। तो हम जब सेकेंड ईयर में थे तो हमने क्या किया था कि इनको नफ़े ख़ास के अकॉर्डिंग अलग अलग डिवाइड कर लिया था, कि जैसे कि कल्ब पर असर करने वाली दवाएं, जिगर पर असर करने वाली दवाएं, मुहल्लिल औराम दवाएं, दाफ़े हुम्मा दवाएं, दाफ़े हुम्मा यानी बुखार को दूर करने वाली दवाएं, और उसके अलावा मुसफ़्फ़ी खून यानी खून को साफ़ करने वाली दवाएं, ठीक है। इनको डिवाइड तो कर लिया, लेकिन ये याद नहीं रहती थी। तो हमने एक तरीका अपनाया था, जो हम +2 में जब थे तब हम इस तरीके से याद करते थे। तो मैं उसके कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी। जैसे कि सबसे पहला है मुहल्लिल औराम लेते हैं। मुहल्लिल औराम यानी तहलील करने वाली, यानी डिजॉल्व करने वाली, औराम को यानी कि वरम को तहलील कर देती है ये दवाएं। तो इसके अंदर हमने जो सिलेबस देखा उसके अंदर कुछ दवाएं ये थी। पहला था अफसंतीन, ठीक है। दूसरा है अजगंध, तीसरी है अकलीलुल मुल्क, चौथी है किबरियत, पांचवी है मुकिल, छठी है मको, मोम, फिर उसके बाद है बाबूना, कतूत और आखिर में बह रोज़ा। तो जो टेक्निक हमने यूज़ करी थी उसका नाम है स्टोरी टेलिंग टेक्निक। तो इस टेक्निक के अकॉर्डिंग हमने ये सारी दवाओं को एक स्टोरी के फॉर्म में याद कर लिया था। तो वो स्टोरी क्या थी कि ये जो अजगंध है ना, ये एक किताब का नाम है और ये बहुत ही रेयर किताब है, ठीक है। ये किताब का नाम है, बहुत ही रेयर का नाम है। और हमारी अम्मी जो हैं, हमारी मॉम जो हैं, उन्होंने एक बाबू नाम के लड़के को इसे बेच दी। बाबू नाम के लड़के को इसे बेच दी, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे याद करेंगे। तो इसकी स्टोरी ये है कि अफसोस, अजगंध अकेली किताब मिली मगर अम्मी यानी मॉम ने बाबू को बेची। अफसोस, अजगंध अकेली किताब मिली मगर अम्मी ने बाबू को बेची। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम दाफे हुम्मा दवाओं का। दाफे हुम्मा मतलब दाफे मतलब दूर करने वाली, और हुम्मा का मतलब होता है बुखार को। तो बुखार को दूर करने वाली जो दवाएं हैं उनमें ये शामिल हैं। पहला अबरक, खाकसी,
ठीक है। करंजू, अफसंतीन, अफसंतीन पहले भी आया है। ब्रह्मडंडी, गौदंती और गिलो। गिलो बहुत अच्छी समझी जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है, जो स्टोरी है वो ये है कि जो अफसंतीन है ना, ये एक गाय का नाम है, गाय का नाम है। तो इसकी स्टोरी ये है कि जो अफसंतीन है, इसने क्या कर लिया, इसने अबरक खा लिया, और ये अबरक खाकर कैसी हो गई, बुरी हो गई। तो इसकी ट्रिक ये है कि अबरक खाकर, खा मैंने नहीं लिखा है, मैंने लिखा है खा, खा को मैंने खा लिख दिया, ठीक है। अबरक खा कर, ऐसे ही याद करेंगे तो याद रहेगा। अबरक खा कर अफसंतीन बुरी गाय हो गई, तो हो जो है वो क्रॉस हो जाएगा। तो अबरक खा कर अफसंतीन बुरी गाय, गऊ से क्या होता है, गाय, हो गई। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मुसफ़्फ़ी खून दवाओं के बारे में, जो ऐसी दवाएं जो खून को साफ करती है। मुसफ़्फ़ी यानी साफ करने वाली दवाएं खून को। तो इसकी जो स्टोरी है वो ये है कि आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो नीम है, नीम के अंदर से एक शहद निकलता है। तो जो शहद होता है उसके अंदर दवाई अज्जा होते हैं, दवाई अफ़आल होते हैं उसके अंदर, इसलिए हम उस नीम के शहद को भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये शहद है ना, हम इस स्टोरी में कंसिडर कर रहे हैं कि हमने नीम की जो लकड़ी है उसको चीरा और फिर उसके अंदर से जो शहद निकला उसको बाजार में जाकर बेचा। तो स्टोरी क्या है, सारी डंडी चीरी, नीम का शहद, नीम का जो है वो क्रॉस है, शहद बेचा। तो क्या हमारी ट्रिक हुई, सारी डंडी चीरी, ब्रह्मडंडी से डंडी चीरी, नीम का शहद बेचा, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है मुफत्तिते हिस्सात दवाओं का, ठीक है। तो मुफत्तिते हिस्सात का मतलब क्या होता है, मुफत्तिते हिस्सात का मतलब होता है, मुफत्तित यानी तोड़ने वाली और हिस्सात यानी पत्थर। तो ये पत्थर को तोड़ने वाली दवाओं का नाम है। तो इसके अंदर मैंने जो स्टोरी याद करी थी वो ये थी कि मैंने आलू को एज अ सब्जी नहीं बल्कि एक पत्थर कंसिडर किया था जो कि गोल होता है, ठीक है। और ये गोल पत्थर जो है ये जिस्म के अंदर जाने के बाद जिस्म में जोश जगाता है। तो कैसे हम इसे याद करेंगे, आलू का गोल, गोल क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि हब जो है, हब गोली को कहते हैं, यूनानी टर्मिनोलॉजी में हब जो है वो गोली को कहते हैं। तो मैंने क्या करा इसको, आलू का गोल पत्थर। हिज्र और संग दोनों लफ्ज के माने अरबी के अंदर होते हैं पत्थर के, तो मैंने इसको क्या याद कर लिया, पत्थर। आलू का गोल पत्थर, अंदर जोश जगाए, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी टॉपिक पे यानी नफ़े ख़ास पर स्टोरी टेलिंग फॉर्म में और वीडियोस बनाऊं या इसको एक और वीडियो में कवर करूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको इसके ऊपर और वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो अब हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए, एक तो माखिज़ और दूसरा है नफ़े ख़ास। नफ़े ख़ास के साथ साथ आप तीसरा टॉपिक जो कवर कर सकते हैं वो है अफ़आल और इस्तेमाल का। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक, ठीक है। मान लीजिए आपको सर फूका जो है उसका एग्जाम्पल मैं लेके बताती हूँ, सर फूका का एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। सर फूका के अंदर क्या होता है, इसका नफ़े ख़ास मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक मुसफ़्फ़ी खून दवा है। तो मुसफ़्फ़ी खून है तो सबसे पहले इसका फ़ाल क्या लिख देंगे हम, मुसफ़्फ़ी खून। और क्या लिख सकते हैं इसके अलावा, वह मुहल्लिल औराम भी होती है, ये हमने ये भी पढ़ा है, मुसफ़्फ़ी खून और मुहल्लिल औराम होती है। तो मुसफ़्फ़ी खून और मुहल्लिल औराम होने की वजह से अब इसका इस्तेमाल कहाँ होगा,
अफ़ाल और इस्तेमाल को एक साथ लिखने का मकसद यही था कि हम इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। अब मुसफ़्फ़ी खून होने की वजह से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जर्ब व हिक्का में। ये एक तरह की स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके अंदर पैचेस पड़ जाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके अलावा बहक भी एक स्किन डिसऑर्डर है। और बर्स तो आप शायद जानते होंगे, विटिलिगो, सफ़ेद रंग के जो धब्बे पड़ जाते हैं बॉडी पर उसको बोलते हैं। कलफ में भी यही होता है कि धब्बे पड़ जाते हैं। दाद तो आप जानते ही हैं दाद क्या होता है, ठीक है। ये इसके हो गए मुसफ़्फ़ी खून वाले अफ़ाल। और इसके अलावा किस में इस्तेमाल करते हैं? खारिश में, ठीक है। खारिश तो पता है ना, खारिश के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ पे? बसूर यानी छोटे छोटे जो दाने हो जाते हैं ना उनको बसूर कहते हैं, बसूर में इस्तेमाल करते हैं इनका। जुज़ाम का मतलब होता है लेप्रोसी। क्या मतलब होता है इसका? लेप्रोसी। जुज़ाम में इसका इस्तेमाल करते हैं। और आतिश में यानी कि सिफिलिस, ये भी एक किस्म का जो है स्किन डिसऑर्डर है। ये जो सारे डिसऑर्डर हो रहे हैं ना, इनके अंदर जो स्किन के ऊपर हो रहे हैं और इसके अंदर इन्फ्लामेशन भी हो रहा है। मुहल्लिल का मतलब हो रहा है ये तहलील करवा रहा है, यानी उसको डिसॉल्व करा रहा है इन्फ्लामेशन को। और मुसफ़्फ़ी खून को साफ भी कर रहा है और इन्फ्लामेशन को डिसॉल्व भी करा रहा है। तो इसलिए इन सारे तमाम जो हैं अमराज, इनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है सरफूका का। तो इस तरह से अगर आप याद करेंगे उसके अफ़ाल और इस्तेमाल तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। इसके अलावा एक और जो इसका वो है फंक्शन, वो है सरफूका का कातिले दीदान। कातिले दीदान का मतलब होता है मारने वाली। दीदान को मतलब यानी कि जो वर्म्स होते हैं ना, कहीं के भी वर्म्स हों उनको मारने वाला। लेकिन ये कहाँ, तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? दीदान यानी वर्म्स। अमा यानी स्टमक के जो वर्म्स हैं उनको मारने के लिए इसका इस्तेमाल हो जाता है। अब है थर्ड, मुद्रे बॉल व हैज़। अगर आपको एक बार अफ़ाल याद हो गया उसका, तो आपको इस्तेमाल कहाँ, किस बीमारी में उसका इस्तेमाल करना है, ये तो जाहिर सी बात है आपको याद हो जाएगा। जैसे मैंने मुसफ़्फ़ी खून बताया, मुसफ़्फ़ी खून बताते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? जर्ब व हिक्का, बहक, बर्स, कलफ, दाद। तो आपने जितनी भी दवाएं पढ़ी थी सरफूका और जितनी भी दवाएं थी हिना, नीम, चिरायता, जितनी भी थी ब्रह्मडंडी, वो सब आपके दिमाग में एक साथ आ जाएंगी कि ये मुसफ़्फ़ी खून थी और इनका अफ़ाल ये है, इस्तेमाल ये है, ठीक है। इसके अलावा मुद्रे बॉल होने की वजह से मुद्रे बॉल व हैज़ होने, मुद्र यानी इदरार कराने वाली यानी लाने वाली, बॉल यानी कि यूरिन को, और हैज़ यानी मेंस्ट्रुएशन को, मेंसेस को लाने वाली। तो मुद्रे बॉल और हैज़, तो एहतबास यानी रिटेंशन, रुकना। किसी भी चीज़ का अगर कोई चीज़ रुक जाएगी तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? उसको लाने वाली दवा यानी मुद्रे बॉल यानी इदरार कराने वाली, लाने वाली। तो इसके लिए जो यूज़ होगी वो होगी एहतबास से बॉल और एहतबास से हैज़ की कंडीशन में हम इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। करेंगे ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये इसका मेन फंक्शन नहीं है, हम कर सकते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है? ये मुसफ़्फ़ी खून है, तो हम इसका इस्तेमाल मुसफ़्फ़ी खून के तौर पर ही करेंगे। कर सकते हैं मुद्रे बॉल व हैज़ के तौर पर, कर सकते हैं कातिल दीदान के तौर पर, लेकिन करते हैं मुसफ़्फ़ी खून के तौर पर, क्योंकि कातिल दीदान और मुद्रे बॉल व हैज़ के लिए हमारे पास और दूसरी दवाएं हैं, तो हम क्यों इसका इस्तेमाल करें। अब 3 पॉइंट हो गए, माखिज़, नफ़े ख़ास, अफ़ाल व इस्तेमाल, ठीक है। अब जो चौथा पॉइंट है वो है इसकी माहियत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माहियत जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। तो अब माहियत को याद करने के लिए हमारी सेकंड ट्रिक है। पहली तो थी स्टोरी टेलिंग फॉर्म के अंदर, आपको स्टोरी टेलिंग फॉर्म के थ्रू हमने उनके नफ़े ख़ास याद करा लिए, और उसकी तरह आप जो है तमाम दवाओं के नफ़े ख़ास को एक जगह इकट्ठा करके उनकी स्टोरी बना के, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है माहियत के लिए हमारी जो सेकंड ट्रिक है वो है उसकी पिक्चर्स बनाकर याद करना। आप लोग जानते होंगे कि कोई इंसान जब कोई चीज़ पढ़ता है तो उसे पढ़ने से ज़्यादा तब याद होता है जब वो उसका स्केच बनाता है, जब वो उसका पिक्चर बनाता है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं माहियत का, ठीक है। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ नीम की माहियत का। तो नीम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, ये एक मशहूर दरख्त है जो हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों में पाया जाता है। तो आप क्या करेंगे? इसका एक स्केच बनाएंगे। ये एक मशहूर दरख्त है जो हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों में पाया जाता है। तो ये एक क्या हो गया? मशहूर
दरख्त। और ये कहाँ पाया जाता है? हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों में। ठीक है। उसके बाद इसकी जो इसके जो पत्ते होते हैं वो बारीक बारीक शाखों में लगे रहते हैं जो कि सब्ज रंग के होते हैं। तो इसके पत्ते क्या होते हैं? हरे रंग के। हरे रंग के इसके सब्जे होते हैं और कहाँ लगे होते हैं? बारीक बारीक शाखों में लगे होते हैं। तो इसके लिए हम ये ग्रीन पेन यूज़ करेंगे कि इसके सब्ज रंग के पत्ते होते हैं और ये बारीक बारीक शाखों में लगे होते हैं। तो लिख दिया मैंने, सब्ज रंग और बारीक शाखों में लगे होते हैं। इस टेक्निक में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन अगर आप 2 दवाएं रोज़ याद करेंगे और जो तरीका मैं बता रही हूँ उस हिसाब से याद करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको चीज़ें याद रहेंगी। क्योंकि अक्सर हम बहुत बार ऐसा होता है कि अब आप इस तरीके से याद करेंगे ना, आप इसको 1 महीने बाद भी इसको अगर पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा वक्त लगेगा तो 1 महीने बाद भी पढ़ेंगे, ये याद रहेगा। ठीक है। उसके बाद इसके फूल जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं जो खोशों में लगते हैं। खोशों में यानी गुच्छों में होते हैं। तो अब इसके फूल मैंने बना दिए, फूल बनाती हूँ मैं। इसके फूल होते हैं छोटे छोटे और खोशों में लगते हैं। ठीक है। मैंने इसके फूल बना दिए। ज़रूरी नहीं कि आपकी ड्राइंग अच्छी हो, ज़रूरी है कि आपको आपने जो लिखा है वो आपको समझ में आए और खोशों में लगे हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि फलों की। ये इनके जो फल होते हैं ये खाम हालत में सब्ज और पुख्ता होने पर जर्द रंग के हो जाते हैं, इसलिए इनके जो वो होते हैं फल, इनको नीम कोरी या फिर निबोली भी कहते हैं। तो ये खाम हालत में सब्ज हो जाते हैं और पुख्ता हालत में जर्द हो जाते हैं, नीम कोरी और निबोली भी कहते हैं। इसके अलावा इससे रोगन भी तैयार किया जाता है जिसे हम रोगन नीम कहते हैं। तो इसके ये जो फल हैं इनसे रोगन निकाल लिया और इन्हें हम रोगन नीम भी कहते हैं। ठीक है। दरख्त से एक किस्म की रतूबत भी हासिल होती है जिसे मधुए नीम के नाम से जाना जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि नीम जो होता है उसके अंदर एक किस्म का शहद निकलता है, उसे मधुए नीम कहते हैं। इसे नीम का शहद भी कहते हैं और मधुए नीम भी कहते हैं। तो हमने अब तक 4 पॉइंट कवर कर लिए। ठीक है। अब इसकी माहियत को याद करने का फायदा क्या होगा? इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हम इसके कौन कौन से अज्जा, कौन कौन से हिस्से इस्तेमाल में लेते हैं। ठीक है। तो हमारा 5वां पॉइंट भी कवर हो जाएगा कि हिस्सा मुस्तामिला क्या होता है। तो इसके जो नीम की खासियत यह है कि नीम के तमाम अज्जा, चाहे वो फूल हो, उसकी छाल हो, उसके पत्ते हो, उसका फल हो, उसका रोगन हो, उसका क्या बोलते हैं, उसका शहद हो, हर एक चीज़ उसकी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके हिस्सा मुस्तामिला क्या हो गया? 5वां पॉइंट, हिस्सा मुस्तामिला तमाम अज्जा। ये तो नीम की बात हो गई। ज़रूरी नहीं कि सबके अंदर तमाम अज्जा हो, किसी के अंदर फूल होती है, किसी के अंदर फल होता है, किसी के अंदर जड़ होती है। तो वो हमें देखना पड़ेगा और वो इसके थ्रू हमें बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, स्केच के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुद्दत हयात की। मुद्दत हयात का एक्चुअली में मीनिंग होता है कि कोई भी फल या उसका हम जो भी अज्जा इस्तेमाल कर रहे हैं कब तक उसके अंदर दवाई अफ़ाल यानी कि उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसके अंदर बाकी रहेंगी, उन्हें हम उसकी मुद्दत हयात के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो जो आप जानते हैं कि दवाएं जो होते हैं वो 3 तरह की होती हैं, नबाती, हैवानी और मादनी। तो सबसे पहले हम नबाती दवाओं में जानते हैं जो बर्ग होता है। बर्ग यानी कि पत्ता, बर्ग होता है, उसकी मुद्दत हयात होती है 1 से 2 साल तक। कुछ की बाँस की 1 साल होती है, बाँस की 2 साल होती है, तो हम लिखेंगे 1 से 2 साल तक। उसके बाद आता है शगुफा या फिर शगुफा यानी कली या फिर गुल या फिर फूल, तीनों की। शगुफा, गुल या फिर फूल, इनकी मुद्दत हयात क्या होती है? आमतौर पर फूलों के दवाई अफ़ाल उसको हासिल करने के 6 माह तक बरकरार रहते हैं। कितने माह तक? 6 माह तक फूलों के। ठीक है। और इसके बाद उनकी क़ुव्वत में कमी आ जाती है और 1 साल के बाद वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहते। तो कितनी हो गई? 6 माह से 1 साल तक इनकी मुद्दत हयात होती है। ठीक है। उसके बाद थर्ड आ जाता है फल। फल जो होता है इसका, अगर ये ताज़ा फल है, ताज़ा फल की होती है 1 से 10 दिन तक। ठीक है। और अगर उसका अच्छी तरह से खुश्क करके और उसका मुरब्बा बना के इस्तेमाल किया जाए, और अगर फलों को खुश्क करके इस्तेमाल किया जाए तो उनकी मुद्दत हयात हो सकती है फलों की 1 साल तक।
ठीक है। डी आता है, अब फलों में क्या होता है, फलों में हम फलों का मुरब्बा भी तो बनाते हैं ना, तो फलों का मुरब्बा देखते हैं। मुरब्बे की क्या होती है, मुरब्बे की होती है 1 साल तक अगर आपने अच्छे से उसका अच्छे से तहफ़्फ़ुज़ किया, उसे अच्छे से सुखाकर और अच्छे से बनाया, तो 1 साल तक उसकी मुद्दत हयात होती है। दूसरा है अगर हम फलों के तुख्म को इस्तेमाल करें, ठीक है, तो तुख्म भी जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनके अंदर रोगनी अज्जा पाए जाते हैं, ज़्यादा रोगनी अज्जा ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इनकी जो मुद्दत हयात होती है वो होती है 1 से 2 साल, 1 से 2 साल। और जिनके अंदर रोगनी अज्जा कम होते हैं उनकी होती है 2 से 3 साल। ठीक है, ये हो गया फल। इसके बाद बात करते हैं, चौथा है जड़, शाख और छाल। तीनों की जो मुद्दत हयात होती है, जड़, शाख और छाल। वैसे एक चैप्टर है हमारे अद्विया, कुल्लियात अद्विया में, उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत थी तो इसलिए बता दिया मैंने। तो जो जड़ें, छालें और शाखें होती हैं, इनकी जो मुद्दत हयात होती है 2 तरह की होती हैं। तीनों ही चीज़ें 2 तरह की होती हैं। एक तो वो होती हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, अगर उनका बहुत अच्छे से आप तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो वो 1 साल के अंदर ही, पहला है जल्दी ख़राब हो जाती हैं जो, ठीक है, वो होती है 1 साल। और दूसरी होती है जो बहुत देर से होती हैं, जैसे उनकी होती है 5 से 10 साल तक। कितनी? 5 से 10 साल तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रोगनियात। ए इज रोगन, ठीक है। तो ये भी 2 तरह के होते हैं। पहले होते हैं जो जिनकी मुद्दत हयात 2 साल तक होती है, ठीक है, और बाद होते हैं जिनकी 2 साल से भी पहले हो जाती है, ठीक है, 2 साल तक हो जाती है और एक होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 साल तक होती है। वैसे इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है बुक्स के अंदर। नेक्स्ट है समक। समक का मतलब होता है गोंद, ठीक है। गोंद जो होते हैं इनकी मुद्दत हयात होती है 3 साल तक। और नेक्स्ट है लब्न या फिर दूध, लब्न या फिर दूध। इनकी मुद्दत हयात कितनी होती है? 20 से 50 साल तक। और आखिर में लास्ट पॉइंट, उसारा। तो नबाती जो दवाएं होती हैं उनके जो उसारे बनाए जाते हैं उनकी मुद्दत हयात होती है 2 साल तक। तो ये हमने एक ओवरव्यू ले लिया मुद्दत हयात का नबाती दवाओं में। अब हम बात करते हैं हैवानी दवाओं की। तो जो हैवानी दवाएं होती हैं उनकी मुद्दत हयात कोई, एक तो हैवानी दवाएं बहुत ज़्यादा हैं तो उनकी हम फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन कुछ उसूल हैं। तो आप देखते हैं, पहला, जानवरों का जो खुशशुदा मिरारा होता है, यानी कि गॉल ब्लैडर, जानवरों का गॉल ब्लैडर, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। इसकी मुद्दत हयात होती है 4 से 5 साल तक की। दूसरा होता है जानवरों की चर्बी, जानवरों की चर्बी,
इसकी मुद्दत हयात होती है 1 साल तक। ठीक है, नेक्स्ट है जानवरों का सींग या फिर उनका नाखून। ठीक है, सींग की क्या होती है? इसकी होती है 2 से 3 साल। चौथा है परिंदों के मगज यानी कि उनका भेजा को अच्छी तरह महफूज कर लेना चाहिए और है ना इसको ज़्यादा दिनों तक के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसकी मुद्दत हयात आप मान लीजिए 1 से 2 दिन, अगर उन्हें अच्छी तरह से महफूज भी कर लिया है उसके बाद भी। उसके बाद छठा पॉइंट जो है उसमें हम 5वां पॉइंट जो है उसमें हम बात करते हैं खून, मेंगनी या फिर गोबर, इनकी जो मुद्दत हयात होती है। अब ये होता है इस्तेमाल, आप ही सोच रहे होंगे इस्तेमाल में नहीं होता, होता है ये इस्तेमाल, तभी लिखा हुआ है किताबों में। इसकी मुद्दत हयात होती है 1 साल। उसके बाद केचुआ और सरतान। केचुआ तो आप जानते होंगे अर्थवर्म को कहते हैं, और सरतान यानी कि केकड़ा। तो केचुआ और जो सरतान होता है, सरतान यानी केकड़ा। ठीक है, इसकी मुद्दत हयात होती है 2 साल तक। इसको 1-2-3 बार अच्छे से लिखकर और इसको याद कर लेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और अगर बस वीडियो देख के आगे स्किप करके बढ़ा देंगे तो फिर इतनी मेहनत करने का हमारा शायद कोई फ़ायदा नहीं है। दूध जो है आम तौर पर कैसे इस्तेमाल होता है? ताज़ा हालत में। लेकिन अगर इनका मावा या पनीर बना लिया जाए तो इनकी मुद्दत हयात में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। ठीक है, 8वां है जुनबैद स्तर। जुनबैद एक जानवर से निकलने वाली रतूबत है और इसकी मुद्दत हयात 5 से 10 साल की। 9वां, अब हम बात करते हैं मादनी दवाओं के बारे में। तो मादनी दवाएं यानी कि जो मिनरल ओरिजिन ड्रग्स होती हैं वो बेसिकली 3 तरह की होती हैं, मेटल्स, सब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स या फिर सॉइल्स भी कहते हैं। ठीक है, हजरियात या अर्जियात भी कहते हैं। हजरियात यानी मिट्टी और अर्जियात यानी पत्थर। ठीक है, सॉइल्स। तो ये जो होते हैं मेटल्स जो होते हैं इनकी जो मुद्दत हयात होती है वो होती है तवीलुल मुद्दत। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ताउम्र, जब तक अगर इनका अच्छे से आपने तहफ़्फ़ुज़ किया तो ये सैकड़ों सालों तक चल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? जैसे लोहा, चांदी, सोना वगैरह। ठीक है, उसके बाद होता है सब मेटल्स। सब मेटल्स के ऊपर ये कंडीशन लागू होती है कि इनकी ना अगर आपने अच्छे से तहफ़्फ़ुज़ किया तो इनकी मुद्दत हयात काफ़ी बढ़ जाती है, और अगर आपने नहीं किया तो इनकी मुद्दत हयात कम हो जाती है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि सफ़ेदा और सिंदूर। ठीक है, सिंदूर, इन दोनों की क्या होती है? 5 साल होती है अच्छी तरह तहफ़्फ़ुज़ करने। ये तवीलुल मुद्दत थे, ये इनकी थोड़ी कम होती है सब मेटल्स की थोड़ी। और हीरा कसीस भी एक सब मेटल है, हीरा कसीस, इसकी 1 साल की मुद्दत हयात होती है। ठीक है, सॉइल्स जो होते हैं इनकी भी हज़ारों सालों तक बाकी रह सकते हैं। ठीक है, इनकी भी तवीलुल मुद्दत होती है। तो इसको याद करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी, तवीलुल मुद्दत होती है। तीनों ही चीज़ें तवीलुल मुद्दत होती हैं। सब मेटल्स के लिए हमें ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे सब मेटल्स हैं जिनकी मुद्दत हयात थोड़ी सी कम होती है। तो हम हमारे 16 पॉइंट में से 6 पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं, और आई होप कि आप लोगों को याद हो जाए बहुत अच्छे से। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब हम बात करते हैं मिजाज के बारे में। ठीक है, 7th पॉइंट है मिजाज। मिजाज जो है, मिजाज के एतबार से दवाएं 4 तरह की होती हैं, गर्म, खुश्क, गर्म तर, सर्द, खुश्क और सर्द तर। ये हमने कुल्लियात उमूर तबिया में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि ये 4 तरह की। इसके अलावा जो दवाएं होती हैं इनके दर्जात भी होते हैं। कितने दर्जात होते हैं? 4 दर्जात होते हैं। मिजाज के ही बारे में हम बता रहे हैं आपको। तो पहला होता है दर्जा अव्वल, फिर होता है दर्जा दौम, दर्जा सौम और दर्जा चहारूं। ये अरबिक लैंग्वेज की गिनती है। ठीक है, इसके अंदर अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है हमें इनके दर्जे पढ़ने की? तो अव्वल दर्जे की जो दवा होती है, मान लीजिए कोई दवा है वो गर्म खुश्क दर्जा अव्वल में है, तो उसे कैसे लिखेंगे? गर्म खुश्क
एक, गर्म खुश्क एक, ठीक है, गर्म खुश्क एक, ऐसे लिखेंगे इसको। तो इसकी जो दवा होती है ये जो गर्म खुश्क एक दवा है, मतलब पहले दर्जे की दवा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस दर्जे में वो दवाएं आती हैं जिनका एक मुकर्रर मिकदार में अगर इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी बढ़ी हुई कैफियत हमारे जिस्म के अंदर महसूस नहीं होती है। लेकिन असल बात क्या होती है? असल बात ये होती है कि मिकदार में उसकी कैफियत में इजाफा तो होता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि वो महसूस नहीं होता, ठीक है। इसी तरह जो दर्जा दौम की होती हैं, इनके अंदर जो है कैफियत में इजाफा हो जाता है, लेकिन और जो इजाफा इतना होता है कि वो महसूस होने लग जाता है। तीसरे दर्जे की जो दवाएं होती हैं उनके अंदर भी कैफियत के अंदर इजाफा महसूस होता है और ये हमारे जिस्म के अफ़आल को मुतासिर करने लग जाती हैं। हमारे जिस्म में जो भी हम काम कर रहे हैं उनको मुतासिर करने, इसमें तो कुछ महसूस नहीं होता, इसमें महसूस होना शुरू हो जाता है। इसमें महसूस तो होता है, महसूस होने के साथ साथ हमारे अफ़आल में भी फ़र्क आने लग जाता है, ठीक है। और लास्ट वाला जो है इसमें महसूस भी होता है, अफ़आल में भी हमारी गड़बड़ी पैदा कर देता है और हालत इतनी ख़राब हो जाती है इन चौथे दर्जे की दवाओं को इस्तेमाल करने से कि जो मरीज़ होता है वो मौत की हालत तक पहुंच जाता है। और इन दवाओं को सम्मी दवाओं के नाम से जाना जाता है। सम्मी यानी जहरीली दवाएं, ठीक है। तो ये चार तरह की हो गई। तो हर एक दर्जे के एतबार से कितनी तरह की हो गई? गर्म खुश्क एक, गर्म तर एक, सर्द खुश्क एक, सर्द तर एक। इसी तरह दौम के लिए भी 2 आ जाएगा, सौम के लिए 3 आ जाएगा और चहारुम के लिए 4 आ जाएगा। इनके आगे 1 2 3 4 ऐसे लगा देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? उसके बाद तो ये तो हमने बात कर ली कि ये क्या होता है। अब हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम जब किसी मरीज़ में इसका इस्तेमाल करें तो हम इस बात का ध्यान रखें कि हम पहले, दूसरे या तीसरे दर्जे की ही दवा दें। चौथे दर्जे की दवा तभी दें जब हम उसके ऊपर कंफर्म हो, या फिर ना ही दें तो बेहतर है। और तिब्बे यूनानी में जितनी भी दवाएं इस्तेमाल होती हैं वो ज़्यादातर गर्म खुश्क होती हैं, या तो वो पहले दर्जे की होंगी, या दूसरे दर्जे की होंगी, या तीसरे दर्जे की होंगी। चौथे दर्जे की बहुत कम होती हैं। तो इस तरह से जो चौथे दर्जे की कुछ दवाएं हैं उनको आप अलग से लिखकर याद कर सकते हैं। तो अब तक हम 7 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं इसके अंदर। तो अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हम बचे हुए 9 पॉइंट्स के बारे में बताना चाहूँगी कि बचे हुए 9 पॉइंट्स मैंने कैसे ऐड किए थे। तो बचे हुए 9 पॉइंट्स जो हैं उनका मैंने चार्ट बनाया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मादनी दवाओं का चार्ट है, और ये थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, सॉरी। तो इसके अंदर हमने क्या करा था? इसके मुतरादिफ नाम, इसके मिजाज, मुज़र मुस्लिम बदल, मिक़दार खुराक, नफ़े ख़ास, और इसके अलावा इसके जो कीमियावी अज्जा हैं उसकी जो है मकाम पैदाइश है, इसका तरीक़ा इस्तेमाल है, और इसके मशहूर मुरक्कबात हैं। ये ऐसा एक और चार्ट बनाया था। ये 2 चार्ट बनाए थे, इसको दोनों को कंबाइन करके। तो ये आप इस तरह से बना सकते हैं, और फिर इसको जब भी आप उठें बैठें, इसको आप किसी अपने दोस्त के साथ, हमने हमारी फ्रेंड के साथ, सिमरन के साथ इसको याद किया था, और अफीफ़ा भी थी, तो उन दोनों के साथ हमने इसे याद किया था। तो आप भी इस तरह से चार्ट बना लें और इसे याद करें, और ये याद हो जाएगा, कोई दुश्वारी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। और आखिर में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो मैं वीडियो बनाती हूँ उसमें मैं अकेली मेहनत नहीं करती, बल्कि मैं उन सभी लोगों को शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने मेरी मदद की। जैसे कि डॉक्टर नबील निज़ाम, उनका चैनल है यूनानी सिंप्लीफाई। उनके चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उनका चैनल है यूनानी सिंप्लीफाई। उनसे हमने पढ़ी थी मुफरदात 2nd ईयर में। और इसके अलावा हमारी एक फ्रेंड हैं और हमारे टीचर भी हैं, वो, उनका नाम है डॉक्टर सैयद पाशा। उन्होंने हमारे कंटेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, पहले भी की थी जब हमने अरबी का वीडियो बनाया था, और आज भी की है। तो उनको हम बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। और थोड़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जो हमने ट्रिक्स लगाई हैं, ये हमने हमारी मेहनत से करी हैं तैयार। तो अगर आप लोगों को हमारा चैनल और हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।